Hello aspirants, welcome to Legal Vidya. This is the part 2 of the Police Act for UP-APU एग्ज़ाम। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हमने पुलिस एक्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी थी। हमने कुछ सेक्शंस को पढ़ा था जैसे कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज को समझा था, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। सो अगर आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, यू कैन रेफर टू दैट पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन 5। सेक्शन 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि हम ये एक्ट यूपी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। सो यहाँ इस एक्ट में जहाँ पर भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लिखा है, वहाँ आपको रेफर करना है डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्योंकि थ्रू यूपी अमेंडमेंट एक्ट, आई गेस 1984 का अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू इसको चेंज कर दिया गया है फ्रॉम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि डीजी कम आईजी किस पोस्ट के इक्विवेलेंट पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो आपको याद रखना है पहली चीज़ यहाँ पे मजिस्ट्रेट, राइट। दूसरी चीज़, आपने डीजी कम आईजी को पावर्स तो दे दी मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट, लेकिन क्या वो पावर्स एब्सोल्यूट है? तो आपको ध्यान रखना है नहीं, वो पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है। वो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस के सब्जेक्ट टू है जो स्टेट गवर्नमेंट उन पे इम्पोज कर सकती है। ओके, नाउ हमने पावर्स तो देख ली, बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि आपका मजिस्ट्रेट जुडिशियल भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, राइट। सो क्या यहाँ पर डीजी का आईजी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे? क्या वो लॉ एनफोर्सिंग बॉडी बन जाएंगे? सो ऐसा नहीं है। डीजी का आईजी कुछ ऐसे ही पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं जो उनको इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी पावर्स हो सकती हैं कोई ऑर्डर इशू करना, या फिर कोई लॉ या ऑर्डर को सुपरवाइज करना, या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई नेसेसरी एक्शन लेना, एंड मोस्ट important, preventive powers. That is one of the most important powers for DG cum IG, right? And since we have studied that these powers are not absolute, the state government can restrict और लिमिट दोज पावर्स। अब उन पावर्स को रेस्ट्रिक्ट या लिमिट कैसे किया जा सकता है? तो बाय नोटिफिकेशन हो सकता है, बाय रूल्स हो सकता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके भी उनकी पावर्स को लिमिट या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 6, दैट इज रिपील्ड। आपको ये सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज रिपील्ड। यहाँ पर आपका सीआरपीसी 1882 के थ्रू इसको रिपील किया गया था। ओके, अब तो क्योंकि सबसे पहले हमारा सीआरपीसी 1882 ही था, उसके बाद 1973 आया, और उसके बाद आपका 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा अब एनफोर्स्ड है। नेक्स्ट कम्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 7। इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में आपके अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, राइट, इन सब चीज़ों की बात की गई है कि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे। सो एंड अगर आप PYQs देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपका बना था कि अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ इन्फीरियर ऑफिसर्स कहाँ दे रखा है। दैट इज़ योर सेक्शन 7। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट दिस सेक्शन 7 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 311, अगर हम इसकी, मैं बहुत मोटे तौर पर अगर इसकी बात करूँ तो ये हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड करता है। यानी कि आप किसी भी इंफीरियर ऑफिसर को डिसमिस कर रहे हो, या किसी की रैंक से उसको रिमूव कर रहे हो, या फिर उसकी रैंक को रिड्यूस कर रहे हो, है ना, रिडक्शन इन रैंक कर रहे हो, तो यू हैव टू फर्स्टली फॉलो सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। जैसे आपको उसको सुनना पड़ेगा, है ना, आपको एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। आप किसी भी सामने वाले पर्सन का पार्ट सुने बिना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, दैट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख दिया है कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपका प्री का क्वेश्चन यही बनता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें कि एक्शन कौन ले सकता है, तो आपको कुछ रैंक्स याद रखनी है। अगेन, डीजी कम आईजी मैंने अभी बताया आपको, देन डेप्यूटी आईजीज, देन असिस्टेंट आईजीज एंड एसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स, राइट। सो ये यहाँ पर अथॉरिटी रखते हैं एक्शन लेने की। अब इनके इन्फीरियर ऑफिसर्स कौन से हैं, मतलब इनके सबॉर्डिनेट रैंक के ऑफिसर्स कौन होंगे? जैसे कि आपका ASI हो गया, SI हो गया, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल्स हो गया, तो ये सब इन्फीरियर ऑफिसर्स हैं ना, ये सब आपका सबॉर्डिनेट रैंक रखते हैं, राइट। सो एक्शन लेने की पावर इन 4 अथॉरिटीज़ के पास है। आपको ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन इंक्लूडेड है या कौन इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है कि एक्शन कब लिया जा सकता है। अगर कोई भी ऑफिसर अपनी ड्यूटी में केयरलेस है,
नेग्लिजेंट है, या फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाता है, या फिर अपनी ड्यूटी को केयरलेसली परफॉर्म करता है, राइट, या फिर वो कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी के लिए अनफिट दिखाई देता है, तो तब उस पर्सन के अगेंस्ट, नॉट पर्सन एक्चुअली, उस इन्फीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दे रखे हैं, राइट। सबसे पहला तो दे रखा है फाइन नॉट अमाउंटिंग टू 1 मंथ्स पे। ओके, तो कोई भी ऐसा ऑफिसर, कोई भी ऐसा इन्फीरियर या सबॉर्डिनेट रैंक का ऑफिसर जो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आता है, फॉर एग्जांपल अपनी ड्यूटी के लिए केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, अनफिट हो गया है, तो पहला पनिशमेंट आता है कि उसको अपने मंथली पे का तक का अमाउंट एज फाइन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेबल है जिसको हमने नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग के लिए लगाया, बट वो नहीं आता है, अब उसकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, तो आप उससे कितना फ़ाइन ले सकते हो? 10,000 से ज़्यादा का नहीं ले सकते, राइट? वो जो फ़ाइन का स्लैब है वो 10,000 के नीचे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा हेड कांस्टेबल है जो किसी सीनियर ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करता है, तो वो सीनियर ऑफिसर उसको क्वार्टर्स में कन्फाइन कर सकता है 15 दिन के लिए, नॉट एक्सटीडिंग 15 डेज, राइट। अब यहाँ पर 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन भी हो सकते हैं, बट 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। एंड दैट इज विद और विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीग और अदर ड्यूटी। तो जैसे मैंने बताया कि किसी हेड कांस्टेबल ने सीनियर ऑफिसर के साथ मिसबिहेव किया, तो वो सीनियर ऑफिसर के पास पावर है कि वो ऐसे कांस्टेबल को क्वार्टर्स में कन्फाइन कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 डेज के लिए, और उसको एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी भी लगा दे, राइट। तो दीज आर योर पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रीविएशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑफिसर को अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, अपने अच्छे कंडक्ट के लिए कोई एडिशनल अलाउंस मिलने वाला है, तो उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। उससे उसको छीना जा सकता है, मतलब नॉट छीना जा सकता है बट उससे लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन। रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इम्यूलमेंट। सो इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई भी ऑफिसर है, आप कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसको आपने स्टेशन हाउस ऑफिसर बना रखा है, राइट, तो आप उसको उसकी सर्विसेज से हटा नहीं रहे हो, बस उसकी रैंक को रिड्यूस कर रहे हो, राइट, यानी उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर की जगह आप कुछ और बनाया जा रहा है। सो दीज आर योर पनिशमेंट। और आपका एक यूपी अमेंडमेंट में विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन भी आता है, यानी किसी भी आपने ऑफिसर का प्रमोशन रुकवा दिया या फिर उसके इंक्रीमेंट्स थे उनको रोक दिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ सेक्शन 7 से डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 8। सेक्शन 8 अगेन इंपॉर्टेंट, इंडेक्स बेस्ड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी PYQ है कि सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। सो यहाँ आपको याद रखना है सेक्शन 8। अब ये कहता क्या है, सेक्शन 8 आपका सिंपल सी बात बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड टू द पुलिस फोर्स अदर देन एन ऑफिसर मेंशन्ड इन सेक्शन 4, तो हम यहाँ सेक्शन 4 की बात नहीं कर रहे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है विच सेक्शन इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 8। दिस कुड बी योर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। तो सेक्शन 4 आपको यहाँ पर याद रखना है, शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट आ सर्टिफिकेट। सो ऐसे पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 4 में नहीं मेंशन्ड है, अपनी अपॉइंटमेंट पे उनको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। और किस तरीके का सर्टिफिकेट, जो इस एक्ट के फॉर्म में एनेक्स्ड है, राइट। द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी अकॉर्डिंग टू द एनेक्स्चर एज मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट। एंड उस पर सील किसकी लगी होगी, अंडर द सील ऑफ DG कम IG, याद रखना है आपको। और सच अदर ऑफिसर एज इंस्पेक्टर जनरल, दैट इज DG कम IG शेल अपॉइंट, या तो उस पर सील लगी होगी DG कम IG की, या फिर किसी ऐसे ऑफिसर की जिसको DG कम IG अपॉइंट करेंगे, राइट। सो एंड ये सर्टिफिकेट उस ऑफिसर को क्या बेनिफिट दे रहा है, अब आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो तो उस ऑफिसर को क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे, उस सर्टिफिकेट की वजह से उस ऑफिसर के पास ऐसे फंक्शंस और सॉरी पावर्स, फंक्शंस और प्रिविलेज होंगे जो वो एज अ पुलिस ऑफिसर परफॉर्म कर सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट में सेज आपका सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, राइट। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, अब जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एक लॉफुल अथॉरिटी बन जाते हो, है ना, आपका अपॉइंटमेंट हो गया एज अ पुलिस ऑफिसर, तब आपकी कुछ लॉफुल ड्यूटीज़ हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी कारण से अगर वो पर्सन एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहता तो उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ता है। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सीजेस फॉर एनी रीज़न,
कोई भी कारण हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसने रिज़ाइन कर दिया है, या फिर वो रिटायर हो रहा है, या फिर उसको डिसमिस कर दिया गया है, या फिर उसको सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया है, या फिर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सो उसको अपना सर्टिफिकेट इमीडिएटली सरेंडर करना होगा। राइट, मैंने सारे रीजंस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं बिकॉज यहाँ एनी रीज़न लिखा है विच वुड बी ऑफ वाइडर सेंस, सो दैट इज़ वाई मैंने कोशिश करी है रीजंस को इंक्लूड करने की। यहाँ पे एज सच मेंशन नहीं है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन पार्ट। ओके, सो अब वो सर्टिफिकेट किसको वापस देगा? टू अ पुलिस ऑफिसर, एंड ऑन इन सीजिंग टू सच एन ऑफिसर शेल बी फोर्थविथ सरेंडर्ड बाय हिम टू एनी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिसीव द सेम। राइट, सो वो इस सर्टिफिकेट को इमीडिएटली फोर्थविथ इमीडिएटली किसी ऐसे ऑफिसर को सरेंडर करेगा जो उसको रिसीव करने के लिए एम्पावर्ड है। गॉट इट? नाउ यहाँ पर आपका ये पॉइंट, द थर्ड क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म मेंशन की गई है, इन एम्बियंस। लेट्स रीड इट। यहाँ पर लिखा है शेल बी इन एम्बियंस। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अ पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बाय रीजन ऑफ बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफिस सीज टू बी अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सस्पेंशन में, डिसमिसल में डिफरेंस होता है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो पुलिस ऑफिसर ही नहीं रहा। नहीं, उसकी कुछ पावर्स उससे छीन ली गई हैं। पुलिस ऑफिसर तो वो अभी है, वो सस्पेंड हो गया है, इसके मतलब उसके अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, राइट, इसलिए उसको भी सस्पेंशन में डाल रखा है। लेकिन अभी उसको ये नहीं बोला कि आप पुलिस ऑफिसर ही नहीं रहते। ओके, अभी उसकी सारी पावर्स इन एबियंस है। ये आपको वर्ड याद रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यानी अभी उसकी सारी पावर्स इनएक्टिव है, राइट, टेम्पोरली इनएक्टिव है। ओके, परमानेंटली रिमूवल नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, जस्ट सस्पेंशन है, राइट, नॉट रिमूवल। और सेक्शन 8 यूपी अमेंडमेंट में आया है ये, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलर चीज़ है, इसमें भी सर्टिफिकेट की ही बात की गई है। बस यहाँ पर आपको सील याद रखनी है कि किसकी सील के अंडर उसको वो सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा। सो दैट इज़ योर डीजी ऑफ सिविल एविएशन यूपी, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दैट इज़ सेक्शन 8A। इससे ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बस इतना ही मैंशन किया है। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 9। अगेन इंडेक्स बेस्ड मैं कहूँगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हो, एक ड्यूटी बताई गई है। आप जब एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हो तो यू आर अंडर द लॉफुल ऑब्लिगेशन, है ना, आप एक लॉफुल अथॉरिटी हो, एक जगह का लॉ एनफोर्समेंट आपके हाथों में है, राइट, लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल रहे हो। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, या फिर आज मैं ड्यूटी पे नहीं जा रहा हूँ। सो कोई भी पुलिस ऑफिसर इस लिबर्टी पे नहीं है कि वो इजीली रेजिग्नेशन दे देगा, या फिर बिना परमिशन के रेजिग्नेशन दे दे। राइट, दिस इज नॉट अलाउड टू द पुलिस ऑफिसर। सो दिस सेक्शन सेज कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ओन विल से अपनी ड्यूटीज से विड्रॉ नहीं कर सकता। राइट, नो पुलिस ऑफिसर शेल बी एट लिबर्टी टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं, पहला विड्रॉल फ्रॉम ड्यूटीज, दूसरा रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। राइट, दिस इज टू रिजाइन हिज ऑफिस। इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर दे रखा है विड्रॉल फ्रॉम ड्यूटीज़। तो विड्रॉल फ्रॉम ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है से इमीडिएटली विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि उसको एसपी से, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट से, या फिर किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर से एक्सप्रेसली परमिशन ग्रांट ना हो जाए। राइट, कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज से विड्रॉ नहीं कर सकता बाय हिज ओन स्वीट विल अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स एन एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम सुपरिंटेंडेंट और एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर। राइट, अगर उसने इनकी परमिशन के बिना अपनी ड्यूटीज से विड्रॉ किया तो उसको मिसकंडक्ट समझा जाएगा, और फिर शायद उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ सकती है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया था रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है? रेजिग्नेशन के लिए आपको याद रखना है कि अगर किसी भी ऑफिसर को रिज़ाइन करना है अपनी ड्यूटीज़ से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो एसपी से परमिशन ले ले रिज़ाइन करने की, या फिर कम से कम 2 महीने का नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन दे दे। राइट, 2 मंथ्स ऑफ नोटिस, रिटन नोटिस होना इम्पॉर्टेंट है। राइट, यहाँ पे लिखा है टू हिज सुपीरियर ऑफिसर नोटिस इन राइटिंग फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 मंथ्स। राइट, यानी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर की रेजिग्नेशन करने की इंटेंशन है तो या तो वो एसपी से परमिशन ले ले, या फिर अपने सीनियर ऑफिसर को, यानी अपने सुपीरियर ऑफिसर को रिटर्न में कम से कम 2 महीने पहले नोटिस दे दे
कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया तो इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर, राइट। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 says पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू engage इन अदर एम्प्लॉयमेंट। आप एक पुलिस ऑफिसर बन गए हो, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया या फिर एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप रखते हो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने का। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर एक उस समय किसी और तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। और अगर आपको करना भी है तो यू नीड टू हैव द रिटन परमिशन ऑफ द डीजी कम आईजी। यहाँ पे ये मेंशनड है, नो पुलिस ऑफिसर शेल एंगेज इन एन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस whatever other than his duties under this act unless expressly permitted. These are your words, expressly permitted by DG cum IG. Okay, section 11 that is your repealed section, हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर डीजी कम आईजी की पावर्स दे रखी है टू मेक रूल्स। रूल्स बनाने की पावर है किसकी? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आपको ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन PYQ है, तो आपको ये एक चीज़ इसमें याद रखनी है। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पावर है कि वो ऑर्डर्स और रूल फ्रेम कर सकती है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट। वो इस तरह के रूल्स और ऑर्डर्स बना सकती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑल्दो पावर तो आपका इंस्पेक्टर जनरल एक्सरसाइज करता है, बट इस एक्ट में जनरल सुपरिटेंडेंस की जब आप बात करोगे तो दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए जब भी आपका रूल्स बनाने की पावर की बात की जाएगी या फिर कुछ ऐसा देखा जाएगा कि जहाँ पर अथॉरिटेटिव चीज़ आएगी, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट। सो इस सेक्शन की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 13। So basically section 13 deals with deployment of additional police force at the cost of private individuals। यानी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे नेसेसिटी है या फिर उस जगह पर पीस बनाए रखने की ज़रूरत है, तो ऐसी जगह पर एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने के लिए वो पर्सन डायरेक्टर जनरल कम आईजी ऑफ पुलिस या फिर डिप्यूटी आईजी या फिर असिस्टेंट आईजी या फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी को एप्लीकेशन भेज सकता है कि इन जगहों पर एडिशनल पुलिस प्रोटेक्शन की नीड है, राइट। सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 13 आपको बस इतना ही बोलता है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि किसी पर्सन को अगर लगता है कि एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन ज़रूरी है, राइट, किसी जगह पर नेसेसरी है या फिर वहाँ पर पीस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो अपने सीनियर पुलिस अथॉरिटीज़ को, यानी जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन चारों में से किसी को भी एप्लीकेशन भेज सकता है फॉर द डिप्लॉयमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आ जाती है कि जो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है उसी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ऐसे एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन की, राइट। नेक्स्ट, अगर जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट करी है फॉर दी एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन किसी पर्टिकुलर जगह पर या फिर ज़रूरत को समझते हुए, तो उस पर्सन के पास ये भी राइट है कि वो 1 महीने का नोटिस देकर ऐसे एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन को विड्रॉ भी कर सकता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप 1 मंथ का टाइम पीरियड याद रखिएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट इट शेल बी लॉफुल फॉर द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन सच डेप्यूटेशन शेल हैव बीन मेड ऑन गिविंग 1 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग। और वो नोटिस कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। और आप किसको दोगे वो नोटिस? डेप्यूटी जनरल कम आईजी या फिर डेप्यूटी आईजी, असिस्टेंट आईजी या फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी। आपने जिसको भी रिक्वेस्ट करी थी फॉर द एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन, फॉर द एक्स्ट्रा एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स, आप उन्हीं को विड्रॉल की एप्लीकेशन भी सबमिट करोगे, राइट। आप उन्हीं को विड्रॉल का नोटिस भी दोगे। और जैसे आपने विड्रॉल का नोटिस दिया, 1 महीने का नोटिस आपने दिया, उसके बाद वहाँ से वो एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन आपका विड्रॉ हो जाएगा, फिर आपको किसी तरह के वो एक्सपेंसेस बेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे सेक्शन 14, 15, 16 ये सब इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बट हम इनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं जब ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो देखते देखते। सो विल कवर द रेस्ट ऑफ द सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।